हमारे इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और रादर एक प्रॉब्लम बोल सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स एक बीमारी से जूझ रहे हैं और उस बीमारी का नाम है बाय हाई सेल लो। तो इस बीमारी के चलते प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम लोग हमेशा बढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। मतलब वो सूरज जिसके दोपहर के 4-5 बज चुके हैं, अब उसके ढलने का टाइम आ चुका है, हम उसको सलाम करते हैं और उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा ट्रैप आप ये देख लो, हम म्यूचुअल फंड्स किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं? लास्ट 1 ईयर का डेटा, रिटर्न हाई टू लो, इस बेसिस पे तो हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हैं। हमें मतलब नहीं कौन सा सेक्टर चल रहा है, हमें मतलब नहीं कि हम एनालिसिस कर ले, हम ये समझ ले कि भाई कौन सा सेक्टर अभी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। हमें ये मतलब नहीं है कि हम थोड़ा इंडेक्स के बारे में पढ़ ले, निफ्टी 50 क्या होता है, 80 इंडेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, ये सब हम समझते नहीं। वाई? बिकॉज हमारा काम है नहीं, हम ये बोल के हर चीज अंडर द कारपेट डाल देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम ओवर वैल्यूड चीजों को खरीदते रहते हैं और उनको और ओवर वैल्यू करते रहते हैं। प्रॉब्लम, एक क्रैश आता है और फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो एंड जो पैसा आपको आज कमाना चाहिए था या साल भर में कमाना चाहिए था, वो पैसा आप 3 साल बाद पॉजिटिव होते हुए देखते हो। वाई? बिकॉज अब आप फंस चुके हो और आप चाहते हो कि एटलीस्ट पॉजिटिव करके तो बेचो, और पॉजिटिव 3-4 साल रुक जाते हो तो सोचते हो यार अब तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही ठीक है, इसको परसेंटेजेस में 100% भी करके बेचेंगे। तो वो मेथोडोलॉजी आपका 5-10 साल के लिए तो ठीक है, बट शुरू के 3 साल के लिए ठीक नहीं है। सो इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज योर अर्निंग्स और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आपका हार्ड अर्न मनी है, क्यों इसको डूबते हुए देखना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड एसेट्स। राइट नाउ इंडियन आईटी इज अंडर वैल्यूड, इंडियन आईटी इज नॉट फिनिश्ड। व्हाई? आई विल टेल यू अभी क्या हो रहा है, पहले क्या होता था और आगे क्या हो सकता है। मैं आपको डिटेल में विस्तार से समझाता हूं एंड आई होप इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड इट विल हेल्प यू क्रिएट अ थीसिस कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट और शुड नॉट इन्वेस्ट इन इंडियन आईटी स्टॉक्स एंड कितना आपको एक्सपोजर करना चाहिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेट्स से आपको 10,000 रुपीज मंथली एसआईपी करनी है, तो हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट राइट नाउ इन इंडियन आईटी? एंड 6 से 8 महीने में जब आपका पैसा डबल हो जाएगा, 12% 15% जनरेट करके दे देगा, तो आप बेच लेना आराम से, नो प्रॉब्लम। पहले क्या होता था ये मैं आपको समझाता हूं। अप टू ईयर 2000 देयर वाज अ बिलियन आवर मॉडल, मतलब कि जितना आपने घंटे काम किया, मतलब रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता था इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, जैसे इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो कैसे पैसा जनरेट करती थी। ये सिंपल नंबर ऑफ पीपल लेते थे, नंबर ऑफ आवर्स वर्क करते थे इनटू नंबर ऑफ जो एक्चुअल रेट उनकी होती थी फॉर यूएस क्लाइंट्स। उनकी खुद की नहीं भाई, वो तो 1.5 साल में फंसे हुए थे बेचारे। तो इस फॉर्मूले से निकल के आता था एक टोटल रेवेन्यू, वो यूएस की कंपनीज को बिल होता था एंड पैसे मिलते थे। सिंपल इतना ही काम था। बिलेबल आवर्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी हो सूट्स, उसमें बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किया है एंड बहुत टाइम से बताया भी है कि व्हाई बिलेबल आवर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग केसेस। उसमें एक्चुअली में ये है, व्हाइल इट इज कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ नहीं है, तो कॉर्पोरेट लॉ में वो बिलेबल आवर्स पे मोर फोकस करता है, सेटलमेंट पे मोर फोकस करता है रादर देन विनिंग द केसेस। हार्वी स्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसमें क्या होता है कि सिंपल अगर आप हिंदी में समझो, बिलेबल आवर्स को हिंदी में दिहाड़ी बोलते हैं कि भाई आप कितने घंटे काम करते हो, 500 रुपए दिन की दिहाड़ी है इनटू जो आपने नंबर ऑफ आवर्स काम किया है। चाय वाय का ब्रेक भी आप बिलेबल आवर्स में डाल सकते हो एंड शाम को आप अपनी दिहाड़ी लेके चले जाओ। ये एक्चुअल मजदूरों के केस में जो मिस्त्री, ठेकेदार, कारीगर होते हैं, एक्चुअली में ये चीज होती है। बट जो कॉर्पोरेट लेवल पे थोड़े पढ़े लिखे लोग इसको इंग्लिश में बिलेबल आवर्स और अच्छे से एकदम प्रॉपर टैगलाइन बना के मंथ के एंड में सैलरी देते हैं। वाइब सेम है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान महीने के बाद सैलरी मांग सकता है और एक आदमी कल गांव जाऊंगा बोल के भी जा सकता है और आज के आज हिसाब करके जा सकता है। दोनों में फर्क है। तो अब ये चलते चलते $283 बिलियन की सुपर पावर बन गई थी इंडियन आईटी कंपनी। हमेशा से क्या किया, कंप्यूटर पे काम करो, क्लाइंट के रोल सॉल्व करो, वेबसाइट बनाओ, कोई के टेक्स्ट सॉल्यूशन बनाओ, टेक्स्ट स्टैक बनाओ, कोई भी चीज बनाओ, उसको सॉल्व करो यूएस के क्लाइंट्स के लिए। इंडियन आईटी हमेशा एक एजेंट रहा है, एक सर्विस प्रोवाइडर रहा है, कभी भी कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए। एक बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हिस्टोरिकली चलता आ रहा है बहुत सालों से। व्हाई? बिकॉज इंडियन आईटी इज चीप। जैसे हम इंडिया में चीप लेबर है इसलिए 10 मिनट फूड डिलीवरी ये सब चल पड़ी, वैसे ही इंडियन आईटी में भी 30-30, 35-35, 25-25 हजार की नौकरी करने वाले इंजीनियर्स भी भरी पड़े हैं। इसी वजह से इंडियन आईटी इज चीप। जो बिलेबल आवर, लेट्स से आप इंडियन आईटी में काम करते हैं, इंडियन आईटी से काम करते हैं, जो जनरली जो इंसान 35 से 40 हजार की सैलरी कमाता है, बिलेबल आवर्स उसका कंपनी शायद 5 से 10 हजार रुपए कमाती है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज यूएस क्लाइंट्स को बिल करती है।
और आपको देती है आधा या उससे भी कम। तो वो जो डिफरेंस होता है वो ही इनका कैश बैलेंस होता है, वो ही इनका प्रॉफिट होता है। एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी। एंड इस बेसिस पे इन्होंने 20, 25, 30 साल राज किया और बहुत बड़ी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री क्रिएट कर दी। अब वाई बिलियन डॉलर इंडस्ट्री फेल क्यों नहीं हो सकती, इंडियन आईटी इंडस्ट्री फेल क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज इट इज टू बिग टू फेल या बहुत डेट्रीमेंट, मतलब इंडिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक नीचे आ जाएगी अगर इंडियन आईटी इंडस्ट्री फेल होती है। तो सबसे पहले बताता हूँ, इंडियन आईटी इंडस्ट्री 10% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री में मोस्टली वो लोग हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो टीयर 1 सिटीज में रहते हैं और जो कहीं ना कहीं स्पेंडर्स हैं। वाई स्पेंडर्स? बिकॉज वो टीयर 1 में रहते हैं, वो एक्सपीरियंसेस पे खर्च करते हैं, वो न्यूअर जनरेशन का पार्ट है, ओल्डर जनरेशन का पार्ट नहीं जो सेविंग्स में विश्वास करती थी। एंड ये टीयर 1 शहर वाले लोग ही वो लोग हैं जो टैक्स होते हैं। देखो, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, इंडिया में सिर्फ सैलरीड क्लास ही टैक्स देता है और कोई टैक्स नहीं देता। बाकी सब मन का वहम है और गुमराह करने के लिए चीजें बनाई गई है। एक्चुअली में इंडिया में सिर्फ इंडिया का टैक्स पे करने वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन है और कोई टैक्स नहीं दे रहा है। ये एक्चुअल बात है। यही बंदा है जो टैक्स दे रहा है, यही बंदा है जो स्पेंड कर रहा है। अब ये स्पेंड भी नहीं करेगा, अब ये कमाएगा तो सेव भी करेगा, उसको टैक्स तो देना ही है, टैक्स रिलीफ तो नहीं हुई। एंड क्योंकि 50% जॉब कट्स भी हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, इंडियन आईटीज में, बड़ी कंपनीज में, टीसीएस में देख लो, विप्रो में देख लो, इन्फोसिस में देख लो। तो अब क्या हो रहा है, ये पैसे कम खर्चेंगे तो टीयर 1 का एक्सपीरियंस वाली जो इकोनॉमी है, गोइंग आउट वाली इकोनॉमी है, उस पर फर्क पड़ेगा। मतलब ओवरऑल जो एस्पिरेशनल चीजों पे खर्चा होता था वो होना बंद हो जाएगा, नीड्स पे खर्चा ज्यादा होगा, जो होता ही है, वांट्स पे कम होगा, एंड उससे इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इंडियन आईटी इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे, 10% फॉल जो आया है, दिस इज द हाईएस्ट इन डेकेड्स। मतलब 10-20 सालों में हाईएस्ट है ये, एक मंथ में इतना बड़ा फॉल। तो क्योंकि अब एआई की वजह से ये सर्विस इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा है। भाई जैसे मैंने बोला था, इंडियन आईटी इंडस्ट्री हमेशा सर्विस प्रोवाइडर थी, इनके खुद के कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, हमेशा दूसरों के प्रोडक्ट डेवलप करते थे, दूसरों को हेल्प करते थे। तो अभी भी वही होगा, बस प्रॉब्लम ये है कि एआई की वजह से चीजें रिकैलकुलेट और रिकैलिब्रेट हो रही है। एंड इसको हम इस इंडियन आईटी फिनिश्ड क्वेश्चन मार्क करके पूछ रहे हैं। अब मैं बताता हूं व्हाई द फॉल। एक्चुअली में एंथ्रोपिक ने एक नया एआई टूल लॉन्च किया जिसका नाम है एजेंटिक एआई। इसकी वजह से आईबीएम के शेयर्स भी गिरे हैं। आईबीएम का सिंपल काम है, जो इंडियन आईटी यूएस क्लाइंट्स को ऑफर करती है वही आईबीएम पूरे ओवरऑल ग्लोबली लोगों को सप्लाई करती है। तो आईबीएम के शेयर्स गिरे हैं। अगर आप जाके देखोगे आईबीएम के मार्केट पे भी बहुत ज्यादा फर्क आया है। एजेंटिक एआई करता क्या है? एजेंटिक एआई इज अ सिंपल टूल जहां पे आप ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ कर रहे हो एआई के टास्क करने के लिए, और वो रूटीनली उसको कर रहा है। मतलब वो बग्स जो है उनको खुद सॉल्व कर रहा है, डीबगिंग कर रहा है कोड में, और एजेंटिक एआई रूटीनली सुबह से शाम काम करता है। एंड बहुत सारे ह्यूमन टचेस जो जरूरी होते थे एआई को चलाने के लिए, उसके लिए आ रहा है। तो फिर एक तरीके से बहुत बड़ी चीज ये आ रही है कि भाई ह्यूमंस को ही रिप्लेस कर रहा है। जॉब्स को तो एआई रिप्लेस कर ही चुका है, पर वो एआई को चलाने के लिए जो ह्यूमन की जरूरत थी वो भी रिप्लेस हो रही है। इस वजह से ये फॉल आ रहा है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ दिस इज गोइंग टू बी गोइंग फॉरवर्ड। इंडियन आईटी की वजह से सबसे बड़ा फायदा है, फायदा ये है कि लो एसेट मॉडल है। मतलब इन्होंने कोई भी एसेट खरीद नहीं रखा, कोई लोन नहीं ले रखा, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस नहीं है। जो भी बिजनेसेस इंडिया में है दो तरीके के होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। जो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, जो कि हमारा काम भी है, ई कॉमर्स का है, जो मेरे पापा का बिजनेस है, दैट इज लोहे का बिजनेस। तो लोहे में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको पहले पैसा चाहिए, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सारा है टू इवन एटलीस्ट काम स्टार्ट करने के लिए। आपको बड़ा सा गोडाउन बनाना पड़ेगा, सामान रखवाना पड़ेगा, फिजिकल एसेट रखना पड़ेगा। आईटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल एक घर पे किसी के लैपटॉप भेज दो, या किसी का ऑलरेडी लैपटॉप होगा उसको बोल दो कि भाई ये सॉफ्टवेयर डाल लो एंड आप काम स्टार्ट कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप घर बैठे भी काम करवा सकते हो, आपको ऑफिस लेना भी जरूरी नहीं है। इसीलिए एक एसेट लाइट मॉडल है इंडियन आईटी या सर्विस बेस्ड काम। अब दूसरा फायदा यह कि ऑलवेज इंडियन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। इससे जो फिस्कल डेफिसिट है वो हालांकि तो नेगेटिव ही है, बट डेफिसिट हमेशा कम होता है, बिकॉज वी आर नेट एक्सपोर्टर्स इन टर्म्स ऑफ इंडियन आईटी। मैं एमएनसीज की बात नहीं कर रहा हूं जो इंडिया में सेटअप करके बैठी है ऑफिसेज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सेल्सफोर्स है, एंड बड़ी बड़ी एप्पल और ये सब कंपनीज में इनकी बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली ये भी एक्सपोर्ट ही कर रही है सर्विसेज, इनका भी नाम ऐड होना चाहिए, बट हम इंडियन आईटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन आईटी ओवरऑल is exporting these services. Because we are exporting these services, हम इस तरीके से नेट एक्सपोर्टर्स बन गए। एंड किसी भी इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड में नेट एक्सपोर्टर्स या कोई भी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है सामान को, काम को, एंड पैसा जनरेट कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडियन आईटी को मोदी जी ही फेल नहीं होने देंगे, ऐसे समझ लो आप। एंड अब क्यों फेल नहीं होगी मैं उस पर आता हूँ। इंडियन आईटी पहले हमेशा सर्विस देती आई है, दैट इज ट्रू, बट इंडियन आईटी अब क्या करेगा, जो एआई के टूल्स है उनको एक सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने न्यूज पढ़ी होगी बहुत सारी कि 99 पैसे में बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक, इंडियन आईटी कंपनीज के मालिक, विप्रो, इन्फोसिस, इन सबके सीईओज ने आंध्र प्रदेश और ऐसी स्टेट्स में एकड़ और बीघों जमीन ली है जस्ट टू क्रिएट डेटा सेंटर्स। अभी डेटा सेंटर्स किन के लिए होंगे? सिंपल, यूएस की एआई कंपनीज के लिए।
अब ये वैसे इंडियन आईटी के लिए तो अच्छा है, बट ये अगेन वही बात हो गई कि यार फिर 20-25 साल बाद कोई बात आएगी, इससे हम अपग्रेड करेंगे और फिर से हम काम धंधा ढूंढेंगे, क्योंकि एक फिक्स काम तो हुआ नहीं। अगर आप यूएस में एआई कंपनीज को देखोगे, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स बिल्ड करने के लिए नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, जैसे एजेंटिक एआई मैंने बताया, चैट जीपीटी खुद के मॉडल्स लेके आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है जो खुद की क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, AWS है अमेज़न का, गूगल के जेमिनाई है, और अलग एआई का इकोसिस्टम जो बनता जा रहा है, मेटा जो अभी क्रिएट कर रहा है। अगर ये सारी बातें यूएस में हो रही तो इंडिया का एक भी प्रोडक्ट कहाँ है जो कि ऐसे काम कर सकता है या कर रहा है? कुछ भी नहीं है। बिकॉज वाई हम लोग हमेशा इनको सर्विस प्रोवाइड करके आगे बढ़े हैं, एंड आज भी यही कर रहे हैं। हमारे पास सस्ती जमीनें हैं गाँव में, हमने सस्ती जमीन सरकार से ले ली, हम उनमें डेटा सेंटर्स बनाएंगे। और सिंपल, एआई को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल, आप बहुत सारे कूलिंग स्पेस क्रिएट कर दो, एसी लगा दो एंड उसमें सर्वर्स क्रिएट कर दो एंड उनको ठंडा रखो। एक बात आपको याद होगी, सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि भाई कम जनरेट कर लो फोटोज। जब गिबली आर्ट का ट्रेंड आया था पूरा, भाई वो बोल रहा था जीपीयूज मेल्ट होने लगे हैं हमारे, रुक जाओ। सिंपल, डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करेगी, अच्छे स्टोरेज ऑफ डेटा प्रोवाइड करेगी। उससे क्या होगा कि ये एआई कंपनीज अच्छे से चल पाएगी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होगी। ये बहुत बड़ी बात है। एंड क्योंकि डिपेंडेंट होगी तो रेंट आता रहेगा, सर्विस के नाम के इनवॉइस बनते रहेंगे एंड वो पैसा आता रहेगा। एंड सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैंने बोला नेट एक्सपोर्टर्स है तो इनके पास बहुत सारा कैश है, दे आर सिटिंग ऑन ह्यूज कैश। भाई 20-50 हजार करोड़ का तो प्रॉफिट करती है टीसीएस हर साल, तो इतना कैश इनके पास है, आज भी है और हर साल है, तो इनके रिजर्व्स में पड़ा है, उसको काम लगा सकते हैं थोड़ा पिवट करने के लिए, थोड़ा इवॉल्व होने के लिए एंड थोड़ा ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो एआई के काम में आएगी। सिंपल। तो अब सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट अब एआई सेंट्रिक ड्रिवन हो जाएगा कि एआई से रिलेटेड कैसे टूल्स हम डेवलप करें सो दैट छोटे छोटे एआई के एजेंट्स बनाएं सो दैट इट कैन सर्व द बिगर पर्पस उन एआई कंपनीज को। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जो मैं अभी पढ़ रहा हूं, जो इन्फोग्राफिक में देख रहा हूं, सिंपल, ये नोटबुक एलएम के थ्रू बनाया गया है। या मुझे पहले इस तरह का इन्फोग्राफिक चाहिए होता तो पहले तो मैं अपने ग्राफिक डिजाइनर को बोलता, एंड अब ये एआई के थ्रू अपने आप बन जाता है। मुझे इसमें डेटा फीड करना है, सिंपल। तो दिस इज द होल प्रॉब्लम कि हम वो टास्क जो पहले एक स्किल बेस्ड आदमी से करवा सकते थे, वो अब एआई कर रहा है। एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एजेंटिक एआई शायद ह्यूमंस की जरूरत ना हो, इस टाइप का एक नैरेटिव चल पड़ा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन द लॉन्गर रन दीज आईटी कंपनीज एंड एवरीथिंग विल फाइंड अ वे व्हाई एटलीस्ट पीपल आर नीडेड टू सर्व दीज एआई कंपनीज। इनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। आप एक आइसबर्ग देखते हो तो उसके नीचे की कितना लंबा आइसबर्ग होता है, ऊपर तो 20% ही होता है। तो इस मैकेनिज्म को एक आइसबर्ग की तरह समझो कि ऊपर जो कंपनीज दिख रही है टॉप की, वो 20% नीचे, पर नीचे का जो बेस है, जो नींव है, उसको सेट करने के लिए बहुत से आईटी कंपनीज, बहुत से इंजीनियर्स और बहुत सी मेहनत लगेगी। वो मेहनत इंडियन आईटी प्रोवाइड कर सकती है, वो नींव इंडियन आईटी रख सकती है उनके लिए, बिकॉज वो एक्सपैंड कर रहे हैं, वो पैसा खर्चने को रेडी है। तो किन पे खर्चेंगे? जो लोग सर्विसेज देंगे। तो इंडियन आईटी कंपनीज ये सर्विस दे सकते हैं। इन द लॉन्ग रन आई डोंट नो इफ इट इज गोइंग टू वर्क और नो, 20-30 साल बाद फिर से कोई नई चीज आ जाएगी तो, बट फॉर द टाइम बिंग 2-5 साल के लिए एटलीस्ट इंडियन आईटी कंपनीज थोड़ा पिवट करेगी, थोड़ा इवॉल्व करेगी। एंड जो आउटडेटेड सोच है कि भाई हमें आगे नहीं बढ़ना, एआई सेंट्रिक हम बने नहीं, अब उनको रिलक्टेंटली भरना ही पड़ेगा। थोड़े न्यू एज सीईओज आएंगे, इनकी भी जरूरत है, बिकॉज सोच नए लोगों से आती, जरूरी नहीं है कि पुराने लोगों से ही आएगी। एंड इफ समथिंग इज फेलिंग देन वी नीड टू मेक चेंजेस विद इन द मैनेजमेंट आल्सो। राइट नाउ इफ यू विल सी मेनी कंपनीज आर राइट नाउ इन्वेस्टिंग इन इंडियन आईटी कंपनीज में। जैसे टीसीएस के 2 लाख एम्प्लॉइज फॉर्मली ट्रेंड हो गए हैं, एंड इन्फोसिस में 3500 ग्लोबल इंटर्न्स हैं, 300 एआई एजेंट्स डेवलप हो चुके हैं थ्रू इन्फोसिस। मतलब इंडियन आईटी कंपनीज बैठी तो नहीं है, काम तो कर रही है। हाँ, वो लेबर आर्बिट्राज वाला मॉडल डेड हो गया है, जहां मैन आवर्स, जितने लोग हैं, मैन आवर्स वर्कड इनटू जो रेट है वो मल्टीप्लाई करके पैसे लगा दिए, बिल कर दिए। नहीं, इंटेलिजेंट मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है कि कौन सा टास्क कितने टाइम में कंप्लीट हो, वो जरूरी नहीं है, पर हो पाएगा या नहीं ये बता दो। द एक्चुअल वर्क विल ऑलवेज सुपरसीड द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ऑन दैट एक्चुअल टास्क। ये चीज का ध्यान रखना। तो इसकी तरफ हम ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब द बिलिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, नॉट फॉर आवर्स। आपको एक काम दे दिया, ये काम कर सकते हो, इसका कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो, बात खत्म। ऐसे ही काम करा जाएगा आगे, नॉट फॉर द आवर्स वर्क। अब मैं स्टॉक मार्केट लेवल पे बात करूं, टीसीएस 5 ईयर लो, इन्फोसिस 5 ईयर लो, इंडियन आईटी सालों का लो। मतलब राइट नाउ इट इज वेरी मच अंडर वैल्यूड। अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी स्पेसिफिक बेट्स भी नहीं ले सकते, सिंपल अब IT20 जो कि इंडियन आईटी का इंडेक्स है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। एंड अगर अभी आप देखोगे एक साल में
20% डाउन है, मतलब सीधा सीधा 20% का तो अपसाइड गेन है आपके पास। अगर आप आज इन्वेस्ट भी करते हो, देयर इज अ हाई चांस 6 महीने, 8 महीने, 9 महीना, साल भर, 1-2 साल में एटलीस्ट 20% बाउंस बैक कर जाएगा। एंड दिस इज द सेफेस्ट बेट एनीथिंग कैन एवर टेक। मतलब इंडेक्स में बेट करके आप 20% गेन्स 6 महीने से 1 साल में आराम से बना सकते। सो दिस इज अ मच सेफर प्ले एज कंपेयर टू स्पेसिफिक कंपनीज। तो इंडियन आईटी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपना थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, 20 to 25% is a good allocation right now for Indian IT stocks. It is true that we are still a service provider. हम एक्चुअली एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं। हम कोई एआई का बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, बट क्योंकि बड़े लोग, बड़े मगरमच्छ बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको बनाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत है। एंड वो मैन पावर, वो एक्सपर्टीज वी आर बिल्डिंग। मैन पावर तो है एंड एक्सपर्टीज वी आर बिल्डिंग। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सी यू सून।